Oligopolies are able to avoid price competition while maintaining supernormal profits in the long run. Evaluate this statement. अब सर आप लोग को पता है कि 14+6 का यहाँ पे जो है वो सीन होता है, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले इन दिस क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ओलिगोपोली है क्या। सही है, चलें तो जरा लिख लेते हैं कि भाई हमें इतना तो पता है कि पहले मैं जरा इसके पॉइंटर्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं जो है वो उसे यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा। चलें, जब मैं ओलिगोपोली की बात कर रहा हूँ तो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे पास क्या है भाई, 3 to 4 लार्ज फर्म्स हैं जो कि सर क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। सही है। और हर फर्म, वेयर ईच फर्म इज इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के एक्शंस को कंसिडर कर रही है। सही है, डन। अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं जरा इसमें कि यार देखो, वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली इज कि सर ये जो फर्म्स हैं ये अवॉइड करती हैं प्राइस कंपटीशन। सही है, क्या करती हैं भाई, ये अवॉइड करती हैं प्राइस कंपटीशन। इंस्टेड ये क्या कर रही होती हैं, ये compete करती हैं थ्रू नॉन प्राइस मेथड्स। सही है, डन। अच्छा भाई, और यही बिहेवियर इनका फर्दर एक्सप्लेन करता है कौन, किंग डिमांड कर्व, जहां पे प्राइस रिजिडिटी होती है कि आप प्राइस को चेंज नहीं कर रहे होते हैं। सही है, आप जो है अपने पैकेजिंग, प्रोडक्ट, इन सब चीजों को चेंज करते हैं। और ये फर्दर एलैबोरेट करता है गेम थ्योरी इस कॉन्सेप्ट को, जहां पे हमें समझ आती है कि भाई वाई प्राइसेस टेंड टू बी स्टेबल। सही है, एंड हाउ फर्म्स विल बी मेंटेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। सही है, चलें। अब सर सबसे पहली थ्योरी, जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा, दैट विल बी अबाउट किंग डिमांड कर्व। सर जी बोले। सर जब ये क्वेश्चन कहता है कि ऑल oligopolies आर एबल टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन, मतलब ये लोग क्या प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते हैं और डोमिनेट करते हैं, या फिर लाइक दे compete इन अदर वेज? दे विल बी कंपीटिंग इन अदर वेज। सही है, ये हमने बोला ना कि देखो ओलिगोपोली आर दोज where firms often avoid price competition and instead they compete through non price methods। ठीक है, तो किंग डिमांड कर्व ये समझाता है कि अगर तो एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म अगर प्राइसेस को इंक्रीज करेगा तो कंपेटिटर्स विल नॉट फॉलो, कंपेटिटर्स विल नॉट फॉलो दैट फर्म्स एक्शन। सही है, जिसकी वजह से वो जो फर्म है वो जो फर्म है will experience will experience loss in market share। सही है, डन। इसी तरीके से अगर अगर लेट सपोज अगर ये अपनी प्राइसेस को कम कर रहा है, अगर कोई फर्म जो है, कोई ओलिगोपोलिस्टिक फर्म अपनी प्राइसेस को क्या कर रहा है भाई, कम कर रहा है, तो सर अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके जो राइवल फर्म्स हैं ये क्या करेंगी, ये फॉलो करेंगी। सही है,
और ये भी जो है वो प्राइसेस को जो है वो कम कर रही होंगी, प्राइसेस को कट करेंगी। सही है। जिसकी वजह से क्या होगा भाई, कस्टमर्स को थोड़ा बहुत गेन तो होगा। सही है। और इनके लिए क्या होगा कि इनका जो रेवेन्यू होगा वो सर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। डन है। दैट इज द रीजन हम लोग बनाते हैं किंग इन दी डिमांड कर्व, जहां पे हमारी जो फर्म्स है, हमारी जो फर्म्स हैं ये सर क्या करती हैं, स्टेबल प्राइसेस जो है वो रखती हैं, ताकि सर अवॉइड कर सकें प्राइस वॉर्स को। ठीक है। डन है। देयरफॉर प्राइस कंपटीशन इज ऑफन अवॉइडेड, हेल्पिंग फर्म्स टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन्स। सही है। आप क्या करते हैं भाई, प्राइस कंपटीशन इज ऑफन अवॉइडेड, सही है, so that firms could मेंटेन प्रॉफिट्स। ठीक है। डन है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं गेम थ्योरी की। सही है। अच्छा, गेम थ्योरी जो है ये है कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, नैश इक्विलिब्रियम का। आप पेपर में अगर नहीं लिखते हैं तो चलेगा। ठीक है। जहां पे ये क्या करते हैं भाई, कि फर्म्स जो हैं जो ओलिगोपोली मार्केट्स में होती हैं, दे आर अनलाइकली टू एंगेज इन प्राइस वॉर्स। सही है। तो जितनी भी फर्म्स हैं उन्हें पता चल जाए कि यार हर कोई अपनी प्राइसेस को कम करेगा। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो भी अपनी प्राइसेस को कम करते हैं तो क्या हो रहा है, आउटकम जो हो रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि यार प्राइसेस हम कम करेंगे तो क्या हमारा कंपटीटर भी प्राइस कम करेगा या नहीं। ठीक है। दैट इज द रीजन वो क्या करते हैं भाई, प्राइसेस को जो है वो क्या रख रहे होते हैं, स्टेबल रखते हैं। सही है। डन है। अच्छा सर, फिर हमारे पास जो है ये कब होता है, कि जब हमारे पास, अगर तो देखो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली नहीं है। सही है। अगर तो फर्म्स आपस में एक साथ नहीं मिली हुई हैं, तो सर क्या होगा हमारे पास, फिर ये प्रॉब्लम होगा कि हमें नहीं पता कि क्या प्राइसेस जो है वो चार्ज होंगी। सही है। क्या वो प्राइसेस को कम करेगा, अगर प्राइसेस को कम कर रहा है, आप भी कम कर रहे हो, तो दोनों को नुकसान। अगर एक ने प्राइसेस को कम किया, एक ने प्राइसेस को बढ़ाया, दूसरे ने एक्ट नहीं किया, तो जिसने प्राइस बढ़ाई उसको नुकसान, क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे तभी क्या रखते हैं, स्टेबल प्राइसेस जो है वो आप रख रहे होते हो, ताकि सर आप दोनों को जो है वो सर क्या हो, फायदा हो रहा हो एट हायर प्राइसेस। सही है। तो ये कब होता है, जब हमारे पास क्या है सर, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली है। ठीक है। डन। अच्छा भाई, इसके बाद आप ये बात कर सकते हैं बैरियर्स टू एंट्री के बारे में, कि सर बैरियर्स टू एंट्री जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कर रहे होते हैं व्हेन सस्टेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्योंकि सर हमारे पास बैरियर्स टू एंट्री यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। सही है। आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है। ठीक है। इसी तरीके से सर हमारे पास क्या है यार, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और सर कुछ हमारे पास लीगल प्रोटेक्शंस हैं। सही है। दैट विल बी प्रिवेंटिंग न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। सही है। कुछ लीगल प्रोटेक्शंस हैं, दैट विल बी प्रिवेंटिंग योर न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन जो है वो क्या होता है सर, कम होता है। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, जब नए मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर्स नहीं हो रहे होते एंटर, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, दे विल बी एबल टू कंटिन्यू टू एंजॉय हायर प्रॉफिट्स। ठीक है। डन। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। फिर हमने बात करी कॉल्यूजन के बारे में। सही है। अच्छा, वेदर इट्स कॉल्यूसिव ओलिगोपोली
सही, वेदर इट्स कॉल्यूसिव और नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। सही है। हमारे पास क्या होता है, इन सम ओलिगोपोलीज फर्म्स जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये अग्री कर जाते हैं। सही है, फर्म्स में अग्री। सही है, फॉर्मली और इनफॉर्मली। फर्म्स अग्री कर रहे होते हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली, और फिक्स कर देते हैं प्राइस और आउटपुट को। ठीक है। तो इससे सर क्या होता है कि कोई आ नहीं सकता, कंपटीशन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही है, डन। और आप जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हो एज अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। ठीक है। और आप जो है वो अर्न कर रहे होते हो हाई प्रॉफिट्स। ठीक है। अच्छा सर, मसला पता है क्या है, कि ये जो है वो इलीगल है इन कंट्रीज, और अगर गवर्नमेंट इसे देख ले तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट फिर इनको जो है वो फिर फाइन्स या फिर जो है वो प्रॉब्लम में जो है वो डाल सकता है। ठीक है। तो सर हमारे पास कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर जो है वो ये चीज होती है, तभी हम सर क्या करते हैं भाई, फिक्स करते हैं प्राइसेस को। डन, क्लियर है। नॉन कॉल्यूसिव में आपने जो है वो गेम थ्योरी को जो है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपने ऊपर जब कर दिया तो नीचे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, सर सर अभी हमने जी बोले आप। सर आपने गेम थ्योरी में कल्यूसिव लिखा हुआ है। किसमें? कल्यूसिव का नॉन गेम थ्योरी जब ऊपर लिखा हुआ है तो कल्यूसिव लिखा हुआ है। कहाँ पे? सर प्राइसेस स्टेबल कल्यूसिव असल में ओलिगोपोली। ये मैं ये बात कर रहा था कि सर हमारे पास होता यह है कि जो आपकी कॉल्यूसिव ओलिगोपोलीज भी होती हैं, सही है, व्हाट दे डू इज के ये लोग अपनी जो है वो प्राइसेस जो है उसको प्राइस वॉर्स में ये इन्वॉल्व नहीं होती हैं। सही है, ये भी प्राइस स्टेबल ही जो है वो रख रही होती हैं। सही, ये पॉइंटर्स हैं। सही है ये नॉन कॉल्यूसिव ही। ठीक है, ये एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है। ओके सर। चलो मैं इसका आंसर भेज देता हूँ ना, मेरे पास लिखा हुआ है इसका आंसर। अच्छा, अब सर बाकी के 6 नंबर चाहिए। अभी तक तो हमने कंटेंट लिख लिया। अब सर, हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, कि ओलिगोपोली हमेशा अवॉइड नहीं करता भाई प्राइस कंपटीशन। सही है। हमारे पास क्या होता है, क्योंकि कॉल्यूजन जो है वो सर क्या है, इलीगल है। सही है। और कॉल्यूजन जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है। तो फर्म्स को क्या करना पड़ता है, फर्म को जो है वो चीट करना पड़ता है ऑन द अग्रीमेंट। सही है। और फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइसेस को जो है वो कम कर लेते हैं, और मार्केट शेयर जो है जिसकी वजह से उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, प्रॉफिट लेवल जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सर आप इन्वॉल्व हो जाते हो प्राइस कंपटीशन के अंदर। ठीक है। दूसरा, हमारे पास हम ये बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो सर क्या करती है, मार्केट के अंदर बैरियर्स को कम कर देती है। गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो सर क्या करती है, मार्केट के अंदर बैरियर्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। सही है। और फिर हमारे पास क्या होता है भाई, कैसे करती है भाई, ये करती है डी रेगुलेशन से। सही है। ये लेट सपोज इन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे जो है वो लोगों को सब्सिडीज वगैरह जो है वो दे दी, लोगों को सपोर्ट कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि नई फर्म्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं मार्केट के अंदर। इसकी वजह से आपका जो है वो कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सही है। और इट इज रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स टू मेंटेन हायर प्राइसेस। अब प्राइसेस जो है वो भी जो है वो कम होंगी, जिससे आपका प्रॉफिट्स भी जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक है, डन है। अच्छा, फिर आप बात कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट प्राइसिंग।
कि लिमिट प्राइसिंग कैन ऑल्सो डेटर न्यू एंट्रेंट्स। सही है कि अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो भाई, जानबूझ के क्या करते हैं भाई, प्राइसेस को लो रखते हैं। सही है, ताकि हमारे पास क्या हो कि जो न्यू कंपेटिटर्स हैं वो सर क्या हो, मोटिवेटेड इतने ना हो बाय सीइंग दी सिचुएशन कि यार ये तो देखो इतना पैसे कमा रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग इससे क्या होता है कि आप जो है आपका रेवेन्यू वो कम हो रहा होता है। सही है, और आपकी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा होता है। तो आपके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म compete करना जो है वो सर क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। सही है, और जिसकी वजह से आपकी नेगेटिवली इम्पैक्ट आ रहा होता है डायनामिक एफिशिएंसी के अंदर। सही है, डन। अच्छा सर, फिर हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन टॉक अबाउट के हाँ, नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसे कि नॉन प्राइस कंपटीशन जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, जैसे कि क्रिएशन ऑफ मेंटेनिंग ब्रांड लॉयल्टी हो गया, एडवर्टाइजिंग। सही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सही है, प्रोडक्ट की यूएसपी को क्रिएट करना, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना। तो ये सारी चीजें सर क्या है आपके लिए जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो सर क्या है, बहुत ज्यादा है। जब मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगी, आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसे कर देगी कम। ठीक है, डन है। ओके हो गया। और फिर हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो ये नॉन प्राइस स्ट्रैटेजीज हैं, सही है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि हमेशा जो है आप अपने कस्टमर्स को क्या कर पा रहे हो भाई, रिटेन जो है वो कर पा रहे हो। ठीक है, डन है। क्योंकि ये जब इफेक्टिव नहीं होती, जब आपके पास जो है वो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, सस्ते सब्स्टिट्यूट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक, डन है। चले, अच्छा। अब और हम लोग क्या बात यहाँ पे कर सकते हैं कि बहुत से आपकी जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स होते हैं वो सर क्या करते हैं, उनका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता ही नहीं है। उनका जो मेन एम होता है दैट इज क्या भाई, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जहां पे आपका एमआर जो है वो इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, उनका मेन एम एमसी इज इक्वल टू एमआर है ही नहीं। सही है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें मार्केट शेयर, मार्केट के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लोअर प्रॉफिट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द शॉर्ट रन। लोअर प्रॉफिट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं शॉर्ट रन के अंदर। सही है, ताकि वो क्या कर सकें, डोमिनेट कर सकें इन दी लॉन्ग रन। क्या ये बात समझ आ गई या नहीं? डन है। अगर यहाँ तक कोई मसला है तो जरा पूछ लें यार। Evaluate the consequences if you will be imposing an effective minimum wage on the employment level and the wage level in a monopsony labor market। सही है, चलें भाई, पहले हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर डायग्राम वगैरह जो है वो बनाते हैं। सही, आ जाए। मोनोप्सनी लेबर मार्केट के अंदर कौन है सर हमारे पास, एक एम्प्लॉयर है जो सर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, जिसके पास इतनी पावर है कि वो क्या कर सके, वेज को सेट कर सके। सही है,
अगर मैं बात करता हूँ कंपेरेटिव लेबर मार्केट में, तो यहाँ पे वेज इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आपका जो मोनोप्सनिस्ट है, ये ये जो वेजेस जो है पे कर रहा है, ये पे कर रहा है बिलो वर्कर्स एमआरपी। सही है। ये क्या कर रहा है भाई? बिलो वर्कर्स एमआरपी जो है वो वेज को जो है वो पे जो है वो कर रहा है। और सर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है फ्यूअर वर्कर्स एज कंपेयर टू इन अ कंपेरेटिव मार्केट। यहाँ पे वो कम वर्कर्स को हायर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास? वेजेस भी कम हुई और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो सर क्या हो रही है? बढ़ रही है। इफ वी कंपेयर इट विद अ परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट। सही है। डन है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं जरा आप। अब मिनिमम वेज जो है, ये क्या होता है आपको जरा बताना पड़ेगा कि मिनिमम वेज जो है वो एक वेज होती है दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट, दैट इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वेज। तो सर हमारे पास ये होगा कि अगर मिनिमम वेज को हम लोग लगा देंगे तो ये इम्प्रूव कर देगा दी सिचुएशन फॉर वर्कर्स। सही है, कि वर्कर्स को उतनी जो पे मिलेगी कम से कम। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग मिनिमम वेज को लगाते हैं तो इससे सर क्या हो रहा है हमारे पास? वेजेस तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। सही है। पर यही चीज अगर आप कंपेरेटिव लेबर मार्केट में होते हैं तो मिनिमम वेज क्या करती है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट जो है वो कर रही होती है। सही है। डन है। अच्छा, क्योंकि सर हमारे पास क्या होता है कि जब आपने मिनिमम वेज लगा दी है और मोनोप्सनिस्ट के वेज से ऊपर लगाई है, तो यहाँ पे फर्म जो है वो फेस करती है, जहां पे उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो इक्वल होती है मिनिमम वेज के। तो अब आपकी जो फर्म है वो क्या कर रही होगी? वो हायर करेगी वर्कर्स को जहां पे उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल है एमआरपी के। फर्म्स विल हायर टिल दिस पॉइंट। डन है। और सर क्योंकि अब आपका एमसी जो है वो क्योंकि कम है, तो फर्म्स जो है एंड्स अप हायरिंग मोर वर्कर्स। तो इससे हमारे पास जो है ये मोनोप्सनी का जो पावर है ये हमें कम होता हुआ नजर आ रहा होता है। आपने ये सब बता दिया। ठीक है, आप यहाँ पे जो कर्व बनाएंगे। हाँ सर। जी बोले। सर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कैसे कम होती है? क्या? ये एमसी कैसे कम होती है? सर एमसी ऐसे कम हो रही है कि आपके सामने है कि पहले सर क्या हो रहा था कि आपको जो है वो वर्कर्स को हायर करते वक्त एक्स्ट्रा वेजेस जो है वो देनी पड़ रही थी, राइट? जी सर। डन है। अच्छा, अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने मिनिमम वेज लगा दी तो अब फर्म जो है वो क्या करेगी? वो ऑपरेट करेगी जहाँ पे उसका एमसीएल इज इक्वल टू क्या है भाई? एमआरपी। ऐसा है या नहीं? जी।
तो अब आपकी जो फर्म है वो कहाँ तक ऑपरेट करेगी और कहाँ तक जो मोनोप्सोनिस्ट फर्म है वो यहाँ तक जो है वो वर्कर्स को हायर करेगी या नहीं करेगी। जी। जी सर। सही है, डन है। तो अब हम्म। हमारे पास जो है इस पॉइंट पे होता पता है क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, एडिशनल आपकी जो अब कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब देखो पहले क्या हो रहा था, पहले आप वर्कर को जो है वो ज्यादा पैसे दे रहे थे। अब तो ऑलरेडी आप वर्कर को पैसे कम दे रहे हो ना यार। आप ऑलरेडी वर्कर को क्या दे रहे थे, कम पैसे जो है वो दे रहे थे। तो आपको जो एडिशनल कॉस्ट थी वो आपकी क्या थी सर, कम थी। सर देखें, आपकी क्या हुई, वेजेस जो है वो कम थी। सही है, आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप एनएमडब्ल्यू नेशनल मिनिमम वेज को लगा रहे हैं, सही है, तो आपकी वेज रेट जो है वो बढ़ गई। अब आपके लिए इजी है टू पे, तो इन द एंड तो आप क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को ज्यादा पे कर सकेंगे या नहीं पे कर सकेंगे। इन द एंड तो ये इक्वल हो गया ना, कि वेज कम हुई और फिर बढ़ गई। ठीक है, जी सर। चले आगे चलते हैं जरा। सर अब इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि देखें, जरूरी नहीं है हर दफा ऐसा हो, क्योंकि अगर तो मिनिमम वेज बहुत ऊपर सेट करी हुई है, अबव द कंपेरेटिव वेज, अगर आपकी मिनिमम वेज इज सेट अबव द कंपेरेटिव वेज, तो सर फिर हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट उल्टा सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सर अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है इज एक्सीडिंग द वैल्यू एडेड बाय द वर्कर्स, मतलब आपकी जो एमसीएल है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से। सही है। और ये यूजुअली कब होता है, जब हमारे पास लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सर क्या होता है, वो लोग इतना ज्यादा जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, डन। जी सर। चले भाई आगे चलते हैं जरा। फिर हमारे पास क्या है भाई कि जो दूसरा फैक्टर है दैट इज आपका इलास्टिसिटी, वेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है, कि अगर तो आपकी जो लेबर की डिमांड है वो सर क्या है, लेस देन वन है, अगर वो क्या है, इन इलास्टिक है। सही है, तो हमारे पास सर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट का जो लॉस होगा फ्रॉम हायर वेज वो जो है वो कम होगा, लॉस जो है वो क्या होगा, कम होगा। बट अगर आपकी डिमांड सर क्या थी, अगर आपकी लेबर की जो डिमांड है वो थी ग्रेटर देन वन, मतलब इलास्टिक थी। सही है, तो अब उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि फर्म जो है वो क्या कर सकती है, इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकती है कैपिटल को विद लेबर। सही है। अच्छा भाई, दूसरा, हमने ये भी देखा कि जब आप बहुत ज्यादा हाई मिनिमम वेज को सेट करते हैं तो इसकी वजह से, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सही है, बट आपकी जो बिजनेस का जो कॉस्ट है वो भी सर क्या होता है, बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपके जो कुछ फर्म्स हैं, कुछ छोटे छोटे फर्म्स हैं, वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते और वो छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। ओके हो गया। प्लस इंटरनेशनली जो है वो आपकी कंपेटिटिवनेस जो है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि आपकी जो है वो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनली कंपेटिटिवनेस खत्म हो चुकी है। सही है, जिससे सर क्या होगा, हमारे पास जो है वो अ, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं उस पे भी जो है वो इम्पैक्ट आ रहा होगा, बट वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सही है, डन है, कि आपके जो है वो फर्म्स क्या करेंगे भाई, वो चीपर कंट्रीज की तरफ जो है वो जा रही होंगी, जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा होगा। मेन बात यह है कि हम लोग आउटसोर्स करेंगे किसको, अपनी जॉब्स को, जिसकी वजह से किस पे इम्पैक्ट आ रहा होगा,
नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी एम्प्लॉयमेंट पे। क्या ये बात समझ आई या नहीं? डन। सर। चलें भाई, अब जरा यहाँ पे हमारे पास जब कर्व्स की बात आती है तो आपके सामने है सर, आप ये वाला जो है वो कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना? चलें भाई। सर ये मार्जिनल कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, दे आर टू डिफरेंट ये थिंग्स। मैं बता जी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल कॉस्ट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर तो एक ही बात है ना। सर तो फिर ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर ग्रेटर देन एमआरपी कैसे होती है? एक मिनट। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो एमआरपी सर ये रहा ना आपका, इससे एक्सीड कर रहा है ना। सर लेकिन लाइक कैसे, क्यों? देखें, होता पता है क्या है हमारे पास, एक चीज देखें, मोनोप्सनी के अंदर क्या है भाई, फर्म एक सोल बायर है ऑफ लेबर। इन ऑर्डर टू हायर मोर वर्कर्स आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हायर वेजेस जो है वो देनी पड़ेगी। सही है। अच्छा, अब हायर वेजेस जो है वो आपको सारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स को देनी पड़ेंगी, नॉट जस्ट द न्यू वंस। ऐसा ही है या नहीं? जी। ओके हो गया। अच्छा, अब सर होता पता है क्या है अपने पास के, फॉर एग्जाम्पल हमने, हमारा सवाल है कि भाई क्यों आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो ज्यादा है देन द वेज, यही है क्वेश्चन। जी सर। सही है। लेट सपोज एक फर्म जो है वो क्या कर रही है, वो देती है $100 फॉर 10 वर्कर्स। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या हो रहा है, अगर उनको 11th वर्कर को हायर करना है ना तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, उसे अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। आई बात समझ? ओके हो गया। हम्म। तो भाई अब होगा पता है क्या कि आपको जो है, अगर 11 वर्कर्स को आप कर रहे हो तो आप सबके सारे वर्कर्स जितने भी हैं सबको आप क्या दे रहे होगे, एक्स्ट्रा पैसे जो है वो दे रहे होगे। तो अगर आप प्रीवियस वेज कॉस्ट देखें तो दैट इज कितनी आपकी 1000, और अगर आप नई वेज कॉस्ट देखें तो आपकी कितनी है, 11,155। ऐसा ही है या नहीं? जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब एडिशनल लेबर 11th वर्कर को हायर किया तो आपको कितना पे करना पड़ा? आपको कितना पे सर। करना पड़ा? आपको पे करना पड़ा 155। अब सवाल ये आता है कि भाई 11th वर्कर को तो 105 रुपए मिले, तो हमारे पास तो 5 रुपए होनी चाहिए थी। भाई मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 155 इस वजह से है क्योंकि सर आपने क्या करा है, $5 एक्स्ट्रा पे किया है टू ऑल वर्कर्स। जी। तभी सर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो सर क्या होती है, ज्यादा होती है देन एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। एंड यही जो है ऑफन एंड्स अप अबव द एमआरपी, मीनिंग कि आपके जो फर्म्स हैं वो हायर करेंगे कम वर्कर्स जो उन्हें करने चाहिए थे इन अ कंपेरेटिव मार्केट। सही है भाई? ओके सर। क्लियर हो गया?
तो ये है इसका भाई पूरा हम्म, कॉन्सेप्ट।